नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर से मनोहर लाल से जुड़ी है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों ने हरियाणा भवन दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं दूसरी खबर पलवल से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल का पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न बनने पर खेद जताया है। चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई बुक दुकानों पर छापेमारी की है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों ने हरियाणा भवन दिल्ली में मुलाकात की। इन सरपंचों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए बनाई गई ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो सरपंचों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई। ई टेंडरिंग व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है, साथ ही सरकार के व्यवस्थाओं का भी उन्होंने समर्थन किया। तो हरियाणा भवन में मुलाकात हुई है और ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन तमाम सरपंचों ने किया। ये मुलाकात आपको बता दें दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई है और ई टेंडरिंग को लेकर इन तमाम सरपंचों ने सरकार की सराहना भी की है और समर्थन भी किया है। तो बता दें सरपंचों ने सीएम से मुलाकात की थी। हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई और ई टेंडरिंग का समर्थन तमाम सरपंचों ने किया। जहां एक और सरपंचों द्वारा लगातार ई टेंडरिंग को लेकर विरोध जताया जा रहा था, जहां पर कुछ सरपंच हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात की और सरकार की इस व्यवस्थाओं की सराहना भी की, साथ ही समर्थन भी किया है। तो हरियाणा भवन में यह मुलाकात हुई थी। ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन तमाम सरपंचों ने किया है और आपको बता दें दिल्ली के हरियाणा भवन में तमाम सरपंचों ने सीएम से मुलाकात की थी। तो ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया गया है और आपको बता दें कि सरपंचों ने सीएम से मुलाकात की और हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है। और मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन सरपंचों ने आपको बता दें ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया है। ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया गया और सरपंचों ने सीएम से मुलाकात की और हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से मिले सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया है। सरकार की नीतियों के प्रति उन्होंने खुशी भी जताई है। जहां पर एक और लगातार ई टेंडरिंग को लेकर विवाद पैदा हो रहा था, कई सरपंच इसका विरोध कर रहे थे। जहां पर आपको बता दें कि टेंडरिंग को लेकर जो पारदर्शिता रखनी चाहिए उसको लेकर ई टेंडरिंग व्यवस्था की गई थी, जिसका विरोध लगातार सरपंचों द्वारा किया जाता है। इसी बीच दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से सरपंच मिले। सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन भी किया है। सरकार की नीतियों के प्रति उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से सरपंचों ने मुलाकात की। सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया है। सरकार की नीतियों के प्रति उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। और बता दें कि दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से सरपंचों ने मुलाकात की। सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन किया, सरकार की नीतियों के प्रति खुशी भी जताई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से सरपंचों ने मुलाकात की। सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन भी किया है। सरकार की नीतियों के प्रति खुशी भी तमाम सरपंचों ने जताई है। आपको बता दें ये मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में की गई।
वहीं विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सरपंचों ने सीएम से मुलाकात की और ऐसे में उन्होंने समर्थन भी किया है ई टेंडरिंग का। देखिए, बाय एंड लार्ज ज्यादातर सरपंच और ज्यादातर ग्रामवासी जो है टेंडरिंग के समर्थन थे। सब जानते हैं बहुत थॉट आउट ये योजना बनाई गई थी। योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि ग्रामीणों का पैसा ग्रामीणांचल में अधिक से अधिक पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ खर्च हो और साथ साथ जो है जो कॉम्प्लिकेशन होती थी वो ना हो, किसी को कहने का अवसर ना मिले। इसलिए ना सिर्फ गाँव का पैसा गाँव में लगाने की जो एक रिवायत है उसको पूरा किया, साथ साथ किसी पर भी जो झूठा सच्चा आक्षेप लगाने से भी सरपंचों को मुक्ति दिलाई। तो कहीं ना कहीं सरपंचों को इसमें बेहतर तरीके से गुमराह किया गया विपक्ष द्वारा ये टेंडरिंग का विरोध करके। अब जब एक के बाद एक गांव से ये खबरें आने लगी कि आम ग्रामीणों ने जो है अपने गांव में टेंडरिंग का स्वागत किया है और फिर सरपंचों का भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है तो पहले दिन से ही टेंडरिंग का सपोर्ट कर रहा था, तो कुछ भटके हुए भाई थे, उनको भी धीरे धीरे समझ आने लगा भाई ये असल में भविष्य की बात है, गांव के भविष्य की बात है। इस बात से जो है ज्यादातर सरपंच जो है वो जो बच्चे खुचे थे वो भी अब धीरे धीरे जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं। और इसके साथ ही उपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो एक सरपंच उन्होंने रचा था और ये अब वो आज तक कहते रहे कि हम टेंडरिंग का विरोध करते हैं, हमारी अगर गलती से सत्ता बन गई तो हम हटा देंगे। तो आज जो है उनके चेहरे पर ये जो आज की मुलाकात है जरूर उनसे पूछना चाहिए कि भाई सरपंच तो इसके समर्थन में है, ग्रामीण तो इसके समर्थन में है, हरियाणा का जनजन तो इसके समर्थन में है। ये भ्रष्टाचार रोकने का, पारदर्शिता लाने का जो एक उपक्रम जो है मनोहर लाल जी की सरकार ने बनाया, इसको आप क्यों हटाना चाहोगे? जी ठीक है प्रोफेसर विधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम मनोहर लाल का पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि बागपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम जारी है जिसमें सीएम का खुला दरबार लगा है और सीएम आम लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें पलवल में इसका आयोजन किया गया था और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। और आपको बताते कि सीएम मनोहर लाल पलवल दौरे पर रहे। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सीएम ने सुनी और कई लोगों की समस्याओं का निराकरण भी मौके पर किया गया। आमजनों के लिए बता दें कि खुला दरबार लगा था और भारी संख्या में लोग यहां पे सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे और लोगों ने अपनी समस्याएं भी सीएम के सामने रखी, जिनका निराकरण करने के आदेश जो है सीएम ने संबंधित अधिकारियों को भी दिए हैं। संभवतः कई ऐसे लोग थे जिनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया था। तो पलवल में आपको बता दें जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सीएम ने सुनी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ऐसे में सीएम ने वहां पर मौजूद लोगों की समस्याएं भी सुनी है। देख, ये तो सीएम साहब का एक कार्यक्रम है, जो काम उन्होंने करना है ये जनता के लिए जवाबदेही हर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले बेसिक राजनीतिक व्यक्ति की भी होगी। तो ये तो फिर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। जैसे वो बोलते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो वो हरियाणा के हैं और हरियाणा उनका, मनोहर हरियाणा। जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, क्योंकि देखिए लगातार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, कई घोषणाएं भी सीएम द्वारा की जा रही है। इन तमाम घोषणाओं को, दौरे को क्या चुनाव से जोड़कर देखा जाए? देखिए जी, आप क्या देखना चाहते हैं और विपक्ष क्या देखना चाहता है इसको मैं तो निर्धारित करूंगा नहीं। आंखें आपकी, चश्मा आपका, देखने का नजरिया आपका, रंग आपका, ढंग आपका। मैं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूं, अगर कोई मेरे से पूछे तो ये मनोहर हरियाणा है, मनोहर लाल हरियाणा के, हरियाणा मनोहर लाल जी का है और वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अगर उसमें किसी को आपत्ति हो या वो किसी और चश्मे से देखे, चाहे वो नीला चश्मा हो, हरा चश्मा हो, लाल चश्मा हो, तो फिर उसकी मर्जी। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, अपने कार्य को करने वाले लोग कभी परेशान नहीं होते। हाँ, जो अपने कार्य को नहीं करते हैं वो लोग जो हैं, जब दूसरा कोई कार्य करता है तो उससे परेशान हो जाते हैं। उनकी भगवान उनको मत दे, सद्बुद्धि दे, जैसा करना है वो करे भगवान, उनको भी ठीक करे, तंदुरुस्त करे।
हो सकता है वो भी सार्वजनिक जीवन में जीने के नए तरीके सीख सकें। बिल्कुल डॉक्टर रमन, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है जनता का प्रेम और समर्थन जो है सीएम के प्रति काफी ज्यादा है, और ऐसे में जब जब सीएम जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं, लोगों की समस्याएं जो सुनते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, उससे लोग जो है काफी ज्यादा सीएम से कनेक्टेड रहते हैं, उनका प्रेम जो है, उनका समर्थन जो है सीएम के प्रति और काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये भूमि जो है कृष्ण की है, भागवत गीता का ज्ञान इस भूमि में मिला, लेकिन उसी बंसी वाले को, उसी कृष्णा को, उसी मुरली वाले को मुरली मनोहर भी बोलते हैं। तो मनोहर तो हरियाणा के और हरियाणा मनोहर का। अब इसमें अगर किसी को परेशानी आती है तो वो अपने आपको इलाज कराए कि क्या करना है उसमें। जी ठीक है डॉक्टर रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वहीं फरीदाबाद दौरे पर रही कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न बनने पर खेद जताया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की कमी है जो अभी तक हरियाणा में संगठन नहीं बना पाई। आगे उन्होंने कहा, संगठन न बनने पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। हरियाणा में संगठन न बनने पर बड़े लीडरों की भी है कमी दिखाई दे रही है। कुमारी शैलजा का कहना है कि उनका कार्यकाल रहते हुए भी संगठन नहीं बन पाया, जिसका बहुत दुख है उन्हें। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि आज के समय सभी पार्टियां बीजेपी से त्रस्त है। और हमें फक्र है इन पर भी और इन जैसे अपने कांग्रेस के सभी साथियों पर कि जैसा भी समय हो, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से सभी त्रस्त हैं, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। हमारे राज्य में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी की व्यथा हो, किसान हो जो सड़कों पर आने को मजबूर हो जाता है, हर सीजन में उसके साथ जो होता है। ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी। कुमारी शैलजा फरीदाबाद दौरे पर थी और ऐसे में कई बयान उन्होंने दिए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है और उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? जिस तरीके से हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष जो कुमारी शैलजा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगातार जिस तरीके से जो है सरकार पर निशाना साधा है, किसी से सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, कहीं ना कहीं सरकार के अनाज को लेकर तो कहीं महंगाई को लेकर के सीधे साफ तौर पर जो शैलजा है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान जो है 400 रुपए 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, लेकिन आज के दौरान की बात करी जाए इस सरकार में तो 1150 रुपए का सिलेंडर है। कहीं ना कहीं जो सरसों का तेल है उसको लेकर भी कहा कि बाजार में मंदा होता है, लेकिन जो सरकार है वो सस्ता नहीं करती। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो लगातार यहाँ पर साफ तौर से सरकार पर निशाना साधा कि महंगाई को लेकर के इस तरीके से जो कहा है कि ये सरकार जो है लगातार जो आमजन जो लोग हैं उनके जो है उनके जो काम है वो नहीं करवा पा रही है। लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो पेंशन को लेकर के भी जिस तरीके से आधार कार्ड, जो फैमिली कार्ड, इस तरीके की जो परियोजनाएं सरकार लेकर आई है, जो वंचित लोग हैं उनको इस चीज का जो है फायदा नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो है जो गरीब लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं इन स्कीमों से। ऐसी स्कीम जिस तरीके से जो सरकार लाती है, ऐसी स्कीम का क्या फायदा है जो लोगों को इन जो योजनाओं का लाभ ना मिल सके। इस तरीके के यहाँ पर निशाना जरूर साधा है। साथ ही साथ जब इस बारे में जब पूछा गया कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस में भी लगातार जो है एकता जहाँ पर नजर नहीं आ रही है, अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मैं भी जो है अध्यक्ष रही जब हरियाणा की, तो मुझे खेद है इस चीज का कि मैं अपने हरियाणा संगठन
नहीं बना पाई। तो लगातार जिस तरीके संगठन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संगठनों जो कांग्रेस की जो संगठन है उसको बेहद मजबूत करने की बात यहाँ पर कह रही है। जी बिल्कुल मोनू, अपने बयान में कहीं ना कहीं इन्होंने कुमारी शैलजा ने एक और बात भी कही कि जल्द से जल्द संगठन बनाया जाएगा और इसको लेकर हाईकमान में चर्चा भी की जा रही है। कि मुझे जिस तरीके से जब मैं अध्यक्ष रही तो मैं संगठन नहीं बना पाई हरियाणा में, तो इस तरीके की जो अब भी जो है उदयभान जो है हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष है उनको भी जो है संगठन नहीं बना पाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से मतलब उच्च नेताओं से अपने जो दिल्ली है वहां मैं बात करूंगी सरकार में, और जिस तरीके से जो कांग्रेस के सोनिया गांधी से राहुल गांधी से मिलकर लगातार जिस तरीके की हरियाणा की जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से लोगों में ऊर्जा आई है, तो कहीं ना कहीं संगठन की इसमें जो है बेहद जरूरत है। इस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं हाईकमान से बात करके हरियाणा में जल्द से जल्द संगठन बनवाने की बात करूंगी। बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए अगर हम किरण चौधरी की बात कर ले या फिर कुमारी शैलजा की बात कर ले, कहीं ना कहीं इनके बयानों से ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, आपसी मनमुटाव जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से किरण चौधरी की बात की जाए या कुमारी शैलजा की बात की जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, तो लगातार जो है अलग अलग गुट जो है यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शैलजा की जब हरियाणा में कहीं ना कहीं जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा या उदयभान वहाँ पर इस तरीके के नेता यहाँ पर मौजूद नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा अभी 3-4 दिन पहले फरीदाबाद आए थे मसाल जो जुलूस को लेकर के, तो वहाँ पर जो है शैलजा जैसी जो नेता है वो वहाँ पर नहीं दिखाई नहीं थी। तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस है उसमें जो है गुटबाजी जरूर साफ तौर से देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो शैलजा गुट के जो है वो जो हुड्डा है उनके प्रोग्राम में नजर नहीं आते, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के हैं वो शैलजा के प्रोग्रामों में नजर नहीं आते। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार जो कंफ्यूज है कि किस तरीके का किसकी तरफ रहे और किस तरीके से कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल मोनू, कहना कि देखिए किरण चौधरी ने भी कल संगठन को लेकर सवाल खड़े किए थे और आज कुमारी शैलजा ने भी संगठन को लेकर जो है कई बड़े सवाल खड़े किए। कुमारी शैलजा ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है उनमें ही कोई कमी है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल साफ तौर से सीधे साफ तौर से जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीधा साफ तौर पर उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लगातार जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं उन पर ही लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात की जाए या गुट को लेकर के बात की जाए तो लगातार इस तरीके के गुट जो है उन पर खत्म नहीं किए जा रहे और लगातार वो संगठन बनाने को लेकर के विफल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से सीधे इसी बात को लेकर के शैलजा ने कहा कि मैं जो है अपने नेताओं से बात करूंगी और ऊपर दिल्ली जाऊंगी, तो इस तरीके के संगठन को लेकर के साफ तौर से हरियाणा में संगठन बनाया जाएगा और लगातार किरण चौधरी से वो साथ मिलकर ही जो है इस संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है। बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके के बयान जो है पार्टी के नेताओं के सामने के मुंह से सामने निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम बयानों से पार्टी की छवि पर भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से शैलजा ने खुद अपने जो है मुंह से बोला है कि लगातार जिस तरीके से मुझे खेद है कि मैं भी संगठन नहीं बना पाई हरियाणा में, और इसी तरीके से बात की जाए तो अब फिलहाल जो उदयभान है वो भी हरियाणा में संगठन नहीं बना पाए। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं तो इससे साफ तौर से यही लगता है कि लगातार जिस तरीके से अगर संगठन एक जगह नहीं हुआ तो लगातार जिस तरीके की कांग्रेस को मुंह की हार देखनी पड़ेगी। तो लगातार जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव है, लगातार अगली साल की बात की जाए तो एमपी और विधानसभा के जो है चुनाव है, तो लगातार इस तरीके से सीधे साफ तौर से जो शैलजा ने सीधे साफ शब्दों में कहा कि संगठन को मजबूत करना बहुत बेहद जरूरी है, जब भी जो है हर जगह जो है जीत मिल पाएगी। तो लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में लगातार वो गुट है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो गुट है इनको एक साथ होना, एक संगठन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे बयानबाजी तो की जा रही है, क्या पार्टी के कोई अन्य कार्यकर्ता या फिर बड़े नेताओं की बात कर ली जाए तो इन सब बयानों पर क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो?
बिल्कुल, जब हम बड़े नेताओं से बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से हमने भूपेंद्र हुड्डा से या बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा से, जब इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं हमने उदय भान से भी जब इन बातों को संगठन को लेकर के बातचीत की, तो गुटों को लेकर के बात की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी तरीके का कोई गुट नहीं है, सब एक साथ है, क्योंकि कार्यकर्ता है वो लगातार गुटों से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वो सीधे साफ तौर पर इस तरीके के बयान देते हैं कि कोई गुट नहीं है, लेकिन सीधे साफ तौर से जब प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्रामों में साफ तौर से जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उससे साफ ये जाहिर कर दिया कि लगातार जो गुट है वो कहीं ना कहीं अलग है और जो संगठन है वो संगठन बनना बहुत बेहद जरूरी है। लगातार जिस तरीके से चुनावों की बात की जाए तो चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस को उभर के आना चाहिए वो उभर कर नहीं आ पाएगी। लगातार जो सत्ताधारी जो राजनीति है यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी लगातार इन पर हमला बोलती है कि लगातार अपने परिवार को पहले इकट्ठा किया जाए तभी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। ठीक है मोनू पांचाल, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानदारों ने अभिभावकों को बिना एनसीईआरटी की स्वीकृति वाली विभिन्न कक्षाओं की किताबें मनमाने दामों पर बेची जा रही है, न ही इनका कोई बिल दिया जा रहा है। और जिसके बाद टीम ने विभिन्न दुकानों से कई तरह के दस्तावेज और रफ बिल कब्जे में लिए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की लगातार छापेमारी जारी है। बताया गया है ये बिना एनसीईआरटी के बिना परमिशन वाली बुक जो है पेरेंट्स को बेची जा रही है और ना ही इसका कोई बिल दिया जा रहा है। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है, बुक स्टोर्स पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि जो किताबें हैं उसमें जो एमआरपी से ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है और दुकानों से कई दस्तावेज भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने बरामद की है। साथ ही आपको बताते कि कई रफ बिल भी बरामद की गई है। अब इन तमाम दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी के बिना परमिशन वाले बुक को जब्त किया गया है। फर्जी बुक जो है वो बनाए जा रहे थे, जिन्हें फिलहाल जब्त कर लिया गया। बता दें इन तमाम किताबों को जरूरत से ज्यादा अधिक दामों पर भी अभिभावकों को बेचा जा रहा था। ऐसी शिकायतें कई समय से मिलती आ रही थी, लेकिन अब लगातार इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और आपको बता दें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान कई दस्तावेज सीएम फ्लाइंग की टीम ने बरामद भी किए हैं। कई ऐसे रफ बिल है जो सीएम ने बरामद की है। तो दुकानों से दस्तावेज बरामद किया गया है। आपको बता दें लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। तो सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। एनसीईआरटी के बिना परमिशन वाली बुक पेरेंट्स को बेची जा रही है। कई ऐसे किताबें मिली है। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।